हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया से अपना पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए मेरे साथ। और ये है आपका आज का टीजीटी का 2003 का पेपर जो हम आज पॉलिटिकल साइंस में लगाने वाले हैं हमारे सिविक्स में। तो इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाहती हूँ। आपके दिन में 3 वीडियो आते हैं सुबह 8 बजे, जिसमें आप ये कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। उसके बाद आपका 12 बजे एनसीईआरटी का वीडियो आता है जिसमें हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और शाम को 6 बजे भी आपका वीडियो आता है जिसमें हम हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट आपका चलता ही रहेगा। दिन में 3 वीडियो आते हैं और 3 क्लासेस चलती हैं आपकी, तो आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए जब तक आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी का एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, जैसे कि आपको पता है फास्ट करने का रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम लगा सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। समय गवाते नहीं, फास्ट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा दी है गिलक्राइस्ट ने। किसने दी है? गिलक्राइस्ट ने। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है और ये राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा गिलक्राइस्ट ने दी है। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है और ये परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। इसके समर्थकों में गिलक्राइस्ट, गेटल और लास्की का नाम प्रमुख है। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में मनुष्य समस्त राजनीतिक जीवन तथा मुख्यतः राज्य और सरकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तिवाद। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो फांसीवाद में प्रजातंत्र का विरोधी है, ठीक है। तो फांसीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद का एवं समाजवाद का भी विरोध करता है तथा राज्य को साध्य मानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो ये है आपका लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है जिसमें नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुलभ हो। राज्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों के कुशल क्षेम का ध्यान रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमबुड्समैन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ओमबुड्समैन की अवधारणा लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित है। लोकपाल ओमबुड्समैन संस्था का ही भारतीय प्रारूप है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम स्कैंडिनेवियाई देशों की भाषाओं में मिलता है। ओम्बुड्समैन से तात्पर्य कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र ऐसी संस्था है जो पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में नागरिकों के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण हेतु कार्य करती है। सर्वप्रथम इसका गठन 1809 में स्वीडन में हुआ था। नेक्स्ट है, जाति प्रथा का तत्व है। तो जाति प्रथा का तत्व है चेतना बोध। जाति व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, इसने व्यक्ति, जाति, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी चेतना का ये परिणाम है कि ये संस्था अनेक संघर्षों एवं क्रांतियों के मध्य से गुजर कर भी आज जीवित है। व्यक्ति का वो अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, ये है प्राकृतिक अधिकार। ये है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार से होता है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है, प्रकृति प्रदत्त होता है। ऐसे अधिकार राज्य द्वारा छीने नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया है। बोंदा फ्रांस का रहने वाला था जिसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में सावेरेंटी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण मुक्त होगा। ये कथन किसका है? ये है समाजवाद का। व्यक्तिवाद के विरुद्ध समाजवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को अधिकार से अधिक विकसित करना चाहता है। समाजवाद चाहता है कि उत्पादन के समस्त साधन राज्य के हाथ में होने चाहिए, उत्पादन तथा वितरण सभी कुछ राज्य के हाथ में हो। नेक्स्ट है, रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? तो वो जो समस्त समुदाय के हित में हो।
रूसो के सामान्य इच्छा का तात्पर्य वह जो समस्त समुदाय के हित में हो से संबंधित है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का संबंध जनहित से है, ना कि व्यक्तिगत हित से। इसका लक्ष्य सार्वजनिक कल्याण करना होता है। नेक्स्ट है रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई। ये कथन किस विचारक का है? ये है मैकाइवर का। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, ये कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर ने ही कहा है कि राज्य को समाज से पृथक मानने की त्रुटि ने स्वयं एथेंस की स्वतंत्रता को टूटा हुआ एवं विकृत स्मारक बना दिया था। नेक्स्ट है कि ये कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं, ना ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप है। ये है हर्बर्ट डीन का। स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप है। ये कथन हर्बर्ट डीन का है। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए? तो जेल सुधारक बेंथम ने प्रस्तुत किए हैं। राजनीतिक विचारक बेंथम ने जेल सुधार पर अपना मत व्यक्त किया। बंदी गृह की विषम स्थिति को देखते हुए बेंथम ने उनके सुधार के लिए एक आवाज उठाई। उसने एक गोलाकार कारावास के निर्माण हेतु अपना सुझाव व्यक्त किया। बेंथम ने जेल सुधार कार्यक्रम को पेन ऑप्टिकॉन का नाम दिया है। नेक्स्ट है मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना है? तो धर्म के अधीन। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा और इस बात पर बल दिया कि राजा सदा प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करे। राजा को दैवी अथवा देवांश बताया गया है। राजा के द्वारा दैवी गुणों के आधार पर प्रजा का पालन किया जाना चाहिए। किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? तो महात्मा गांधी के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। महात्मा गांधी का कहना है कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं। धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर देता है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? तो वो है रूसो। हैरिंगटन, मेटलैंड, गॉडविन, रूसो, बार्कर, लास्की आदि विद्वानों ने माना कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। इनके अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो तथा समानता के अर्थ उन परिस्थितियों से है जिसमें सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो। किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में डॉक्टर एम.वी. पायली ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया 1967 में लिखा कि अंबेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया। इससे उनकी विद्वता, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और अनुभव के दर्शन होते हैं। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे और उनको संविधान के मुख्य रचनाकारों में गिना जाना चाहिए। नेक्स्ट है लॉक ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं 35। तो लॉक ने अपने जीवन काल में कुल 35 पुस्तकों की रचना करी। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ शासन पर 2 निबंध, जिसका प्रकाशन 1690 में हुआ। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व है। अपने उत्कृष्ट लेखन के कारण उसे आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक समझा जाता है। नेक्स्ट है हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन ने उसे अमर बना दिया। हॉब्स का समय इंग्लैंड इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना चक्र का काल था। गृह युद्ध के कारण राजा को फांसी दी गई। उसके अनुसार सभ्य तथा प्रगतिशील जीवन की प्रथम शर्त एक दृढ़ और शक्तिशाली सरकार है जिसके प्रति प्रजाजन पूर्ण समर्थन की भावना रखते हो। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में इस बात का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? 4। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। प्रथम जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा है संप्रभुता। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण है केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारों के साथ साथ लिखित, कठोर, सर्वोच्च संविधान एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष किस वर्ष संशोधित व जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो ये है सरकार के लिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए बनाए गए। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है जो राज्यों की सरकारों के लिए एक निर्देश है। उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इन्हें स्थान देंगे। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस अधिकार के द्वारा विलुप्त कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के इस मूल अधिकार को समाप्त करके इसे संविधान
के 300 का अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो उसे भाई मतदाता जो है बाध्य करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में रिट यानी कि याचिका दाखिल नहीं की जा सकती, ना तो इनके उल्लंघन के विरुद्ध वाद ही दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता? तो ये है सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात कही गई, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों का संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिए गए अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? तो ये निहित है मंत्रिपरिषद में। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ प्राधिकारी का तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से है, परंतु अनुच्छेद 74 व 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। इस प्रकार वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कोई विकल्प सही नहीं है। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया एवं इसके आधार पर भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। संसद सदस्यों के अतिरिक्त महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसे किसी भी सदन में या उनकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, किंतु उसे ये मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती। संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का आशय है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती, अर्थात इस अवधि में कोई भी प्रश्न बिना कार्यसूची के पूछा जाता है, जिसकी समयावधि 12 से 1 बजे तक होती है। नेक्स्ट है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो भारत में संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसलिए भारत में शासन संघात्मक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार की संघात्मक शासन को अपनाया कि राष्ट्रीय एकता और राज्य स्वायत्ता दोनों के बीच समझौता किया जा सके। इसी उद्देश्य से संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये है राज्यसभा को। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित का विषय घोषित करने का अधिकार राज्यसभा को है। अनुच्छेद 249 में ये उपबंधित है कि यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय के बाबत संघ अस्थायी विधान बना सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। गोखले ने एंग्लो इंडियन नौकरशाही की भूमिका को ठीक ठाक समझा। उनका ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। नेक्स्ट है, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है? तो ये है साध्य साधन की पवित्रता। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन साध्य साधन की पवित्रता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जैसा साध्य होगा वैसा ही साधन। गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों को पवित्रता पर बल दिया। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण करना भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। बाद में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण भाषा के आधार पर राज्यों के गठन व निर्माण है। लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित की थी? तो सर्वप्रथम 1968 में शांति भूषण ने लोकपाल बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे चौथी लोकसभा के द्वारा
1969 में पारित कर दिया गया, मगर संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में बिल नहीं पास हो सका। इस प्रकार संसद के द्वारा पूर्ण रूप से ये अधिनियम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013-2014 में पास किया गया। संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है? तो ये है नंबर 17। संविधान की धारा 17 या अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 1955 के द्वारा पारित किया गया है। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता अर्जित की जाती है। नेक्स्ट है, जॉर्ज अरुंडले किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? तो ये 1916 में होम रूल लीग के सचिव बने थे। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी और जॉर्ज अरुंडले को होम रूल लीग का सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? तो ये घोषित किया था 1998 में। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते रहे। ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना हेतु भारत सरकार की ओर से 1998 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग अंश है? ये हैं आपके 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और इसी के साथ ये वाला हमारा फिनिश होता है। इसमें 43 क्वेश्चन थे, तो पहले इतने ही क्वेश्चन आया करते थे, तो इतने ही क्वेश्चन हैं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पे। तो कल हम करेंगे 2001 का पेपर। तो फास्ट कर लिया, फटाफट से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। बाय बाय। फास्ट कराने का रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सके क्वेश्चंस। ठीक है, बाय बाय।